अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आजकल गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और गर्मी का सीज़न स्टार्ट होते ही हमारे पास डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सो आई थॉट इट वुड बी बेनिफिशियल इफ आई वुड मेक अ सिंगल वीडियो ऑन डेंगू कि डेंगू बुखार होता क्या है, इसकी अलामतें क्या हैं, आप इससे कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या कॉज कर सकता है। डेंगू वायरस कोई बहुत न्यूली डायग्नोज्ड वायरस नहीं है। ऑलरेडी चाइनीज डायनेस्टी में बहुत से डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे। बुक्स में शुरू से डेंगू वायरस का जिक्र आता है। नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम साउथ ईस्ट एशिया में ये केसेस अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, बट इट डजेंट मीन कि ये कोई न्यूली डायग्नोज्ड डिजीज़ है। डेंगू वायरस बेसिकली होता क्यों है? ये होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने की वजह से। मेल मॉस्किटो क्यूलिक्स के काटने से ये ट्रांसमिट नहीं होता, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है। अब मॉस्किटोज जो है ये बेसिकली ब्रीड करते हैं किसी भी तरह के वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर, डैम सर्फेसिस के ऊपर। तो मेक श्योर कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई सेवरेज वगैरह है या कोई वाटर कलेक्शन है या आपके घर के अंदर कोई वाटर कलेक्शन है तो उसको काइंडली इस सीज़न के दौरान जो है वो आपको ट्रीट कर लेना चाहिए। अच्छा, अब डेंगू वायरस जो है बेसिकली ये एक फ्लेवी वायरस है, क्लास है फ्लेवी वायरस की, जिसके काटने से आपको मच्छर के अंदर जाता है और मच्छर जब इंसान को काटता है तो उसकी वजह से ये वायरस ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेंगू के सिम्टम्स आपने आते हैं। अब डेंगू करता क्या है? डेंगू बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जाता है और टारगेट करता है आपके प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स आपके बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग सेल्स हैं जो कि खून को जब कहीं से भी खून बहता है, चोट लगती है आपको, तो उसको रोकने में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जब प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज़ होता है तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग की टेंडेंसी या ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नॉर्मल जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। अब अगर किसी मरीज़ को डेंगू हो गया है तो हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज हम इसको करते हैं ब्लड टेस्ट की हेल्प से। सबसे पहले हम पेशेंट्स की सीबीसी कराते हैं, लेकिन सीबीसी अकेला डेंगू के लिए डायग्नोस्टिक नहीं है। कई दफ़ा आप सीबीसी कराएं और आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो तो आप NS1 करा के देखते हैं। NS1 अगर पॉजिटिव है और प्लेटलेट काउंट आपका नॉर्मल है तो भी हम उसको डेंगू की लाइन पे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि डेंगू का वायरस का जो साइकिल है वो 7 डेज़ का है। कई दफ़ा होता है कि आपने सैंपल बहुत स्टार्ट में दे दिया होता है, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट काउंट है वो उस वक्त फॉल नहीं किया होता और रीडिंग्स में प्लेटलेट काउंट फॉल आता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 3 या 4 दिन के बाद सीबीसी रिपीट कराते हैं तो उसमें आपके प्लेटलेट्स गिर रहे होते हैं। अब डेंगू जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम काज कर सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स हैं उनमें से पानी या जो फ्लूइड है वो लीक आउट होता है और आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह है वो ड्रॉप करता है। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है आपके जो बॉडी के बाकी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गन्स बॉडी के जैसे कि किडनी है, लिवर है, हार्ट है, वो इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा आपको DIC लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाती है, मतलब ये कि आपको ब्लीडिंग की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। आपकी जो सेल लाइन लीनियज है जो कि आपके ब्लड को क्लॉट कर रही होती है वो सारी की सारी इफ़ेक्ट हो जाती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है इसका प्रोग्नोसिस पुअर है, इसमें पेशेंट्स मोस्टली कई दफ़ा एक्सपायर भी हो जाते हैं, नहीं बच पाते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पेशेंट को डेंगू अगर हो गया है तो डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ प्रोग्रेस करने से रोक सकें। अच्छा, अब जो डेंगू वायरस है इसके 4 स्ट्रेन्स हैं। अब इसके किसी एक स्ट्रेन से अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो उस स्ट्रेन से फॉर द कमिंग रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप रेजिस्टेंट हैं। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा स्ट्रेन बाकी 3 टाइप्स में से री इन्फेक्ट कर रहा है तो आपके अंदर डेंगू वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है या जो इन्फेक्शन का लेवल है या जो डिजीज़ की सिविरिटी है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जब कभी आपको डेंगू की सस्पिशन हो तो आपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। अच्छा, अब इसकी अलामतें क्या क्या हैं? अलामतें इसकी वही हैं जो नॉर्मली फीवर की होती हैं। आपको तेज़ बुखार हो सकता है, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिस्म में दर्दें होती हैं। इसके अलावा आपको रैशेस डेवलप हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, सारी जिस्म में किसी भी हिस्से में। अच्छा, अब क्योंकि डेंगू एक वायरस है और वायरस नॉर्मली बुक्स नहीं पढ़ते, इसलिए कई दफ़ा आपको सारे सिम्टम्स एक ही पेशेंट के अंदर नहीं नज़र आते। कुछ पेशेंट्स में आपको रैश मिलता है लेकिन कुछ पेशेंट्स में रैश नहीं मिलता, कुछ पेशेंट्स में आपको फीवर और रैश एक साथ मिल रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको डेंगू नहीं है।
अगर आप डेंगू के सीज़न में फ़ीवर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने इस डिज़ीज़ को सीरियस लें, प्रॉपर अपना CBC कराएं, प्रॉपर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं ताकि हम इस डिज़ीज़ को प्रॉपरली ट्रीट कर सकें और इसको कॉम्प्लिकेशंस में जाने से रोक सकें। इसके टेस्ट के लिए सबसे पहले अगर इनिशियल 5 डेज़ के अंदर पेशेंट रिपोर्ट होता है तो हम उसको NS1 करा के देखते हैं। अगर आफ्टर 5 डेज़ पेशेंट रिपोर्ट होता है तो हम डेंगू IgG IgM करवा के देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन जो लोगों में पाई जाती है वो है प्लेटलेट किट की ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट्स इनिशियली जब डेंगू की फर्स्ट वेव आई थी तो क्योंकि ये एक न्यू वायरस था पाकिस्तान में, वी नेवर नो कि हम इसको प्रॉपरली कैसे ट्रीट करेंगे, कोई प्रॉपर रिकमेंडेड गाइडलाइंस उस वक्त डेवलप नहीं थी, तो बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लाइंडली प्लेटलेट किट्स जो हैं वो लगती रही हैं। जबकि अब रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपने प्लेटलेट किट उस वक्त लगानी है जब पेशेंट को कहीं से कहीं कोई ब्लीडिंग है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है तो उसका प्लेटलेट काउंट चाहे 10,000 पे भी आ गया है, आपने पेशेंट को प्लेटलेट किट्स नहीं लगानी। ये सब मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इस चीज़ पे एम्फोसिस करते हैं कि जी हमारे प्लेटलेट्स कम है तो आप हमें प्रोफाइलेक्टिकली प्लेटलेट किट लगा दें। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इस फेज़ में प्लेटलेट किट लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपके प्लेटलेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 वीक के बाद खुद ही से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो प्लेटलेट किट जो है अगर वो आपने उस फेज़ में लगवाई है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी। उससे बेहतर ये है कि आप पेशेंटली वेट करें, अच्छी हाइड्रेशन रखें, पेशेंट को खाने पीने को अच्छा दें, उसको प्रॉपर रेस्ट करवाएं, फ्रेश जूसेस वगैरह वेजिटेबल्स इनका यूज़ पेशेंट को ज़्यादा करवाएं। तो अल्टीमेटली 1 वीक के बाद जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट किट सिर्फ उस वक्त इंडिकेटेड है जब कोई एक्टिव ब्लीडिंग है आपको नाक से, कान से, यूरिन के रास्ते, पखाने के रास्ते, तब आपको प्लेटलेट किट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो कम्युनिटी गाइडलाइंस में है जो आप और हम मिल के कर सकते हैं वो ये है कि हम इसकी प्रिवेंशन करें। इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? हमें गर्मियों में अपने इर्द गिर्द के जगहों को साफ़ सुथरा रखना है। इसके अलावा जितने वाटर रिजर्वायर्स हमें नज़र आते हैं, कहीं कोई नाली है, कोई जोहड़ है या आपके घर के आगे कोई होल है जिसके अंदर वाटर कलेक्टेड है, या आपके घर में गार्डन है और वहाँ पे वाटर कलेक्टेड है, या कहीं भी आपको अंडी वाटर रिजर्वायर्स नज़र आते हैं तो काइंडली आप उसको फिल करें मट्टी के साथ, ताकि जो मस्कीटोज़ हैं उनको ब्रीड होने का चांस कम से कम मिले और ये डिज़ीज़ कम से कम स्प्रेड हो। इसके साथ ही आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको इस डिज़ीज़ के बारे में बहुत से जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे, थोड़ी सी आपको इस डिज़ीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस मिली होगी। इसके अलावा आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहें या किसी और डिज़ीज़ से मुतल्लिक कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपने कमेंट्स और मैसेजेस। आई विल ट्राई कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं और उनका रिप्लाई करूं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।